हेलो क्लास 11th, क्या हाल चाल। आज के सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी अकाउंटेंसी का सिलेबस, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये आपका सिलेबस है जो सीबीएसई ने आपको टर्म 1 में दिया है कि आपका इतना पार्ट आएगा। ठीक है, आपको स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है। एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि आज के वीडियो में हम क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं। फर्स्ट दिया हुआ है आपका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखो आपको दिखा, ये स्क्रीन पर दिख रहा है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज, लिमिटेशंस, टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। आज हम ये जो फर्स्ट पॉइंट दिया है इसको कवर करेंगे। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी कि मैंने जो नोट्स इजी लैंग्वेज में बनाए आप उनको आपको अच्छे से समझाऊं, तो आप उनको सेव करके रख लेना, उनको नोट करके रख लेना, वीडियो डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले पूरे पॉइंट के साथ। ये मैंने आपका पूरा यहाँ पे लिख दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिनका यूज हम करते हैं किस चीज के लिए? अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। यही होता है अकाउंटिंग। बस सेम चीज हमने यहाँ पे लिखी है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रेफर टू द बेसिक assumption and rules and principles which work as the basic of recording of business transaction and preparing account। ठीक है, इसके बाद में आगे आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा रहे हैं। तो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? अच्छा, मैं एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे कि इनमें से क्वेश्चंस कैसे बनकर आएंगे अगर ये आपसे पूछा जाए। तो पहली बात तो ये हो सकता है कि इनका टाइप ये हो सकता है कि आपको काफ़ी सारे जैसे ये 4 ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, इनमें एक ऐसा दे देंगे जिसका आपको पता होगा कि ये वाला इसका सही आंसर नहीं है, तो आप उसको क्रॉस कर देंगे कि दिस इज नॉट द राइट आंसर, और बाकी 3 उसके सही आंसर्स होंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन या 1 वर्ड की फॉर्म में भी आ सकते हैं। ओके, चलो तो अकाउंटिंग के अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं इसमें? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दे रखा है इसका मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो कि अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में भी या अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा कि सबसे पहला उद्देश्य क्या है? रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना, जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करना। आप कोई भी ट्रांजैक्शन, मतलब आप कोई भी चीज रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो, क्या रीजन है उनको रिकॉर्ड करने का? बिकॉज आप साल के लास्ट में या फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में आप ये जानना चाहते हो कि मेरे बिजनेस में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखना। देखो, मार्केट में हर एक प्रोडक्ट का बिजनेस ऐसा नहीं है कि केवल आप कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो जब तक आपके पास रिकॉर्ड्स नहीं होंगे, आपको पता चलेगा? अगर आप कंपेयर करना चाहोगे तो, है ना, अपने कॉम्पिटिटर्स से अगर आपको खुद को कंपेयर करना है, या आपको कॉम्पिटिटर्स से नहीं, आपको खुद से ही कंपेयर करना है कि मेरा लास्ट ईयर में मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ था और इस साल कितना हुआ है, तो क्या आप सारी चीजें याद रख सकते हैं? नहीं, आपको सारी चीजें कहीं ना कहीं पे रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, उनके अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आपको आपके अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलती है? अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है? यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना मैंने सामान खरीदा, कितने मेरे एसेट्स हैं, कितनी मेरी लाइबिलिटीज हैं, कितने मेरे डेटर्स हैं, कितने मेरे क्रेडिटर्स हैं। तो ये क्या है? ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलता है? जब हम अकाउंट्स बनाते हैं। तो होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अगर हम अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसमें पहला लिखा हुआ है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। जो रिकॉर्ड्स आपके सामने रखे जा रहे हैं, जो रिकॉर्ड्स आपके पास हैं, मतलब पिछले 1 साल के या पिछले 10 साल के, पिछले 5 साल के जो रिकॉर्ड्स आपके पास हैं, वो रिकॉर्ड्स ऐसे होने चाहिए जिनके ऊपर आप पूरे तरीके से
रिलायबल हो सके, मतलब पूरे तरीके से आप विश्वास कर सको उनके ऊपर, है ना। आप बना ही क्यों रहे हो, इसीलिए बना रहे हो ना कि आप, ताकि आपको पता है कि जो आपके सामने इंफॉर्मेशन है, जो आपके सामने ट्रांजेक्शन दिखाए जा रहे हैं, जो इवेंट्स दिखाए जा रहे हैं आपको, वो बिल्कुल सही है ना। तो अकाउंटिंग का जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है वो यही होता है कि हम उन पर बहुत ज़्यादा यकीन कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। Reliability of accounting information is determined by the degree of correspondence between what the information convey about the transaction or event that have measured and displayed. Okay, next दिया हुआ है relevance. Relevance का मतलब होता है प्रासंगिकता। क्या दिया है एक बार पढ़ लेते हैं। Helping them from prediction about the outcome of पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इवेंट। देखो, अकाउंट्स जो मेंटेन किए जाते हैं, जब से आपका बिजनेस होगा तब से आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि मेरे पास पिछली साल के यानी लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स भी हैं, प्रेजेंट जो अभी हम बना रहे हैं उसके रिकॉर्ड्स भी हैं। पिछले साल के रिकॉर्ड्स के को देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा पिछली साल प्रॉफिट कितना था और इस साल कितना है। अगर ज़्यादा है तो किस रीज़न से ज़्यादा है, कम है तो किस रीज़न से कम है। और इन दोनों के हिसाब से, पास्ट और प्रेजेंट के हिसाब से, हम ये भी देख सकते हैं कि जो फ्यूचर होगा, मतलब आगे आने वाले सालों में हमारा बिजनेस कैसा होगा, हम इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं अकाउंट्स ये देखने में। दूसरी चीज़, करेक्टिंग देयर पास्ट इवेल्यूशंस, अपने जो लास्ट मूल्यांकन को सही कर सकते हैं हम अपने, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट, पिछले में आपने जो जो गलतियां की हैं पिछले साल में, हमेशा याद थोड़ी रहती हैं। ह्यूमन नेचर होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं और वो कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं और कुछ चीज़ें भूल जाते हैं हम। तो वो हमें कैसे याद रहेंगे, जब हमारे पास अकाउंट्स होंगे। इसके बाद में थर्ड दे रखा है यहाँ पे अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझने की क्षमता। मतलब यहाँ पे समझने की क्षमता से मतलब ये है कि द क्वालिटीज दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन good and bad communication in a message are fundamental to the understandability of the message। यानी जो अच्छे या बुरे कम्युनिकेशन होता है, अच्छा या बुरा जो भी मैसेज होता है, उनके बीच में डिफरेंस आपके बिजनेस में अच्छे मैसेजेस भी होते हैं। अच्छे मैसेजेस मतलब, यहाँ पे अच्छे मैसेज से मतलब ये था कि अगर आपको लास्ट ईयर से ज़्यादा प्रॉफिट इस बार हुआ है तो ये आपके लिए एक अच्छा मैसेज है, या फिर आप अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मैसेज है। आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आपके लिए अच्छा मैसेज है। तो जो हमारे अच्छा गुड कम्युनिकेशन है और जो बैड कम्युनिकेशन है, उनके बीच का डिफरेंस आपको पता कैसे चलेगा? क्या आपको सारी चीज़ें, वही सेम चीज़ जो मैंने अभी बोला, क्या आप सारी चीज़ें याद रख सकते हो? नहीं। आपके पास जब तक रिकॉर्ड्स नहीं होंगे तब तक आपको नहीं याद रहेगा। तो वही, जब आपके पास रिकॉर्ड्स होते हैं तो आप खुद को ही अपने से ही कंपेयर कर सकते हो, अपने लास्ट ईयर से, या फिर अपने कॉम्पिटिटर से खुद को कंपेयर कर सकते हो कि आप बिजनेस में कहाँ पे स्टैंड करते हो, मार्केट में आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है कंपेरेबिलिटी, तुलनीय यानी तुलना करना। It is not sufficient that the financial information is relevant and reliable at a particular time in a particular circumstances or for a particular reporting entity। ये देखो, आप क्या कर रहे हो अभी तक कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको कंपेयर करना ही होता है। अगर आप बिजनेस के साथ, मतलब अगर आप मार्केट में खुद को स्टैंड रखना चाहते हो, मार्केट में खुद को चाहते हो कि आप सरवाइव कर पाओ, तो उसके लिए आपको केवल रेलिवेंट होना या केवल रिलायबल, आपके अकाउंट्स रेलिवेंट हैं, आपके अकाउंट्स रिलायबल हैं, वही ज़रूरी नहीं है। आपको क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में आपको क्या करना पड़ता है, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। रिपोर्टिंग किसको करनी पड़ती है? आपको खुद को रिपोर्ट करना पड़ता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका टॉपिक वो है रोल ऑफ अकाउंटिंग। रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट दे रखा है इसमें कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लानिंग्स।
अकाउंटिंग का जो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो क्या होता है, प्लानिंग करना, फॉर्मेशन ऑफ प्लानिंग, योजना बनाना, ठीक है, कि हमें फाइनेंस को कैसे लगाना है, क्योंकि बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, फाइनेंस है। पहली चीज़ आपको प्लानिंग करना, और दूसरी चीज़ कि आपको अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को कंट्रोल करना। अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने फर्स्ट चैप्टर का डिटेल वीडियो देखा होगा, ये तो अभी हम शॉर्ट में कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स की वजह से, अदरवाइज डिटेल वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि बहुत बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना या किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना, वो भी कभी कभी नुकसान होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी वेस्टेज बढ़ जाती है। तो यहाँ पे उसी से मतलब है कि आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को कंट्रोल करना और प्लानिंग करना, ये पहला रोल है। दूसरा दे रखा है प्रिपरेशन ऑफ बजट, बजट को प्रिपेयर करना, बजट को तैयार करना। बिकॉज अगर आप बजट तैयार नहीं करोगे, अकाउंट्स आपको बताती है कि अगर आपको कौन से डिपार्टमेंट में कितना पैसा लगाना है, कितना आपको कहाँ कितना खर्चा करना है, वो आपको पता चलेगा। जब तक आपके पास मतलब उसकी प्रिपरेशन नहीं होगी बजट की सही, तब तक आप अन्य कुछ खर्चे ऐसे हो जाएंगे जो कि बिल्कुल उनकी ज़रूरत नहीं थी, और फिर क्या होगा, आपका बजट बिगड़ जाएगा और आप उन चीज़ों में खर्चा नहीं कर पाओगे जो कि आपके बिजनेस के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल मतलब आपका जो कॉस्ट है उस पर नियंत्रण, यानी आपकी जो लागत है उस पर नियंत्रण करना अकाउंटिंग का रोल है। क्योंकि अकाउंटिंग आपको ये बताती है, अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो जो प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है उस पर कितना खर्चा करना है, ठीक है, तो ये कौन बताएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें अकाउंटिंग से पता चलेगा कि हमने पिछली साल इतना किया था, तब हमारा इतना मतलब जो हमने प्रोडक्शन किया था वो इतना था। इसके हिसाब से जो हमारे टॉप मैनेजर्स होते हैं वो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। जो कर्मचारी के प्रदर्शन होते हैं उनका मूल्यांकन भी इसी के बेसिस पे किया जाता है। बिकॉज क्योंकि आपके पास अगर रिकॉर्ड्स हैं हर चीज़ के, ठीक है, आपके पास हर चीज़ के रिकॉर्ड्स हैं, हर ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड हैं, तो आपको पता होगा कि आपका कौन सा एम्प्लॉय कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप उसको प्रमोट या डिमोट जो होता है वो आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। इसी की वजह से, काउंटिंग की वजह से ही आप धोखाधड़ी को या जो गलतियां हैं उनको आप रोक सकते हो, उनकी रोकथाम कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप एक रूल को फॉलो करके काम करते हो, अगर आप एक नियम के हिसाब से काम करते हो, तो आप अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो आप उसको सब पकड़ने में आपको आसानी होती है, ठीक है। होप कि आज का जो फर्स्ट पूरा टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया है। कल के वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तो मैं आपको बस इतना ही बोलूँगी कि अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और साथ में एक चीज़ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे रही हूँ, प्लीज़ आप लोग एक बार उस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, आपकी क्या ओपिनियन है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप मुझे ज़रूर बताना। मतलब वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को देखो, 10-12 मिनट का वीडियो है, कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, तो आपके काम का वीडियो है। आप लोग प्लीज़ उसको उसमें अपना कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।